नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा शंभू सिंह तक का इतिहास देख लिया था, लेकिन जब 1874 में महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु हुई थी तो उस समय महाराणा शंभू सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनके कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए महाराणा शंभू सिंह की मृत्यु के बाद में जो मेवाड़ के अगले शासक बने वो उनके गोद लिए हुए पुत्र महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने थे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है सन 1874 से लेकर के सन 1884 ईस्वी तक। सन 1874 से लेकर के सन 1884 ईस्वी तक महाराणा शंभू सिंह ने महाराणा सज्जन सिंह को मेवाड़ के बागोर ठिकाने से गोद लिया था। वास्तव में महाराणा सज्जन सिंह बागोर ठिकाने के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह बागोर ठिकाने के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। और जब 1874 में महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ के शासक बने थे तो उस समय महाराणा शंभू सिंह की तरह ही महाराणा सज्जन सिंह भी छोटे बच्चे थे, नाबालिग थे। इसीलिए महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल के शुरुआती दिनों में मेवाड़ के शासन प्रबंधन के लिए अंग्रेजों ने रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की थी। और इनके समय में जो रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी उसमें कुल 4 सदस्य थे। रीजेंसी काउंसिल के बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से चर्चा कर ली है कि रीजेंसी काउंसिल क्या होती है। देखिए, शासक बनते समय महाराणा शंभू सिंह की तरह ही महाराणा सज्जन सिंह भी नाबालिग थे, इसीलिए इनके समय में भी कुछ समय तक 4 सदस्यों की रीजेंसी काउंसिल ने शासन प्रबंध संभाला था। और ये इसके 4 सदस्य थे। इतने महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा सज्जन सिंह ने 1877 के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 1877 को महाराणा सज्जन सिंह ने लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। और 1877 में लॉर्ड लिटन ने इस दरबार का आयोजन क्यों किया था? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 1877 में जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, यह दरबार महारानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि, कैसरे हिंद का मतलब क्या होता है? भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी, कैसरे हिंद की उपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया था और इसमें महाराणा सज्जन सिंह ने भाग लिया था। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखिए, महाराणा शंभू सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में न्याय क्षेत्र में सुधार किए थे। उन सुधारों को महाराणा सज्जन सिंह ने भी जारी रखा। 10 मार्च 1877 ईस्वी को महाराणा सज्जन सिंह ने कविराज श्यामल दास के कहने से, कविराज श्यामल दास महाराणा सज्जन सिंह के समकालीन थे, इनके दरबारी कवि थे। कविराज श्यामल दास के कहने पर महाराणा सज्जन सिंह ने 10 मार्च 1877 को जो मेवाड़ में दीवानी और फौजदारी अदालतें थी उनके ऊपर एक और अदालत की स्थापना की थी। आप यूं कह सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने स्थापना की थी और उसका नाम रखा गया था इजलास खास। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, 10 मार्च 1877 में कविराज श्यामलदास की सलाह से महाराणा सज्जन सिंह ने दीवानी, फौजदारी एवं अपीली अदालतों के ऊपर किसकी स्थापना की थी? एक काउंसिल का गठन किया था जिसका नाम इजलास खास रखा गया। और ये जो इजलास खास था मेवाड़ में एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरह से कार्य किया करता था। मान लीजिए आपने दीवानी या फौजदारी अदालत में आपने कोई केस किया और जो दीवानी एवं फौजदारी के जो जज थे उन्होंने जो फैसला दिया उससे आप संतुष्ट नहीं है तो उस फैसले की अपील आप कहां पर करेंगे? अपीली अदालत में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। और मान लीजिए अपीली अदालत के जज ने जो फैसला सुनाया उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप कहां पर जाएंगे? फिर आप इजलास खास में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इजलास खास क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। और इजलास खास जो फैसला सुनाएगा वो आपको मानना ही पड़ेगा, इसके बाद में आप कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इजलास खास एक सुप्रीम कोर्ट की तरह से कार्य करता था। और इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने की थी, कविराज श्यामलदास के कहने पर। तो देखिए, लिखिए, इजलास खास द्वारा हर प्रकार के न्याय संबंधी मुकदमों का अंतिम फैसला किया जाता था और कविराज श्यामल दास भी इसके सदस्य थे। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि जब महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी तो उसका चीफ जस्टिस किसको बनाया था? मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया था? मुंशी अली हुसैन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें मुंशी अली हुसैन के अलावा 15 सदस्य और थे, अर्थात इसमें एक अध्यक्ष एवं 15 सदस्य थे, कुल 16 मेंबर थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मुंशी अली हुसैन को इसका अध्यक्ष बनाया गया एवं इसमें एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य अर्थात कुल 16 मेंबर थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन देखिए महाराणा सज्जन सिंह इस इजलास खास के कार्यों से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए कुछ समय के बाद में महाराणा सज्जन सिंह ने इस इजलास खास के स्थान पर एक दूसरी संस्था का गठन किया। उसको कहा जाता है महेंद्र राज सभा। महेंद्र राज सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने 20 अगस्त सन 1880 में की थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए इजलास खास के स्थान पर 20 अगस्त सन 1880 को महाराणा सज्जन सिंह ने शासन प्रबंध एवं न्याय कार्य के लिए महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी। और महाराणा सज्जन सिंह ने इस महेंद्र राज सभा का अध्यक्ष किसको बनाया था? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को। और इसमें कुल 17 सदस्य थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या को महेंद्र राज सभा का सचिव बनाकर सचिव सहित कुल 17 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इजलास खास में एक अध्यक्ष और 15 सदस्य अर्थात कुल 16 मेंबर थे, जबकि महेंद्र राज सभा में एक अध्यक्ष और 16 सदस्य कुल 17 मेंबर थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए दीवानी और फौजदारी अदालतों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल से बात कर ली थी। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए जब महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास के स्थान पर महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी, तो महेंद्र राज सभा की स्थापना करने के पीछे का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो देखिएगा, समझिएगा कि जब कभी भी अपीलीय अदालतें अर्थात हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाया करता था और जो पक्ष हारता था वो हारा हुआ पक्ष क्या करता था? अपनी अपील लेकर के इजलास खास में आ जाता था। और इस प्रकार से जो भी लोग अपीलीय अदालतों में अपने केस हार जाया करते थे वे इजलास खास में आ जाया करते थे। इससे इजलास खास में केसों की भरमार हो गई और इजलास खास के जो सदस्य थे, जो मजिस्ट्रेट थे, उनके ऊपर काम का बोझ काफी हद तक बढ़ गया। और होता क्या था कि जो महत्वपूर्ण मामले होते थे, मान लीजिए अपीलीय अदालत ने किसी को मृत्युदंड सुना दिया, अब कितना महत्वपूर्ण मामला है, और एक मामला क्या है कि मेरे पड़ोसी ने मेरी भैंस चोरी कर ली, तो इन दोनों मामले क्या है इजलास खास में आ रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हो रही है उनमें विलंब हो रहा था। तो महाराणा सज्जन सिंह ने देखा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास के स्थान पर महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी। और महेंद्र राज सभा की स्थापना करने के साथ ही महेंद्र राज सभा के अंतर्गत 2 अन्य संस्थाओं की स्थापना की थी। उन संस्थाओं को कहा जाता है, एक को तो कहा जाता है इजलास कामिल और एक को कहा जाता है इजलास मामूली। इजलास कामिल में क्या होगा कि मान लीजिए अपीलीय अदालत ने किसी को मृत्युदंड सुना दिया, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तो इजलास कामिल में तो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी। और जो इजलास मामूली है उसमें मान लीजिए किसी पड़ोसी ने किसी की भैंस चोरी कर ली, तो इजलास मामूली में से मामूली मामलों की सुनवाई होगी। तो इस प्रकार से महाराणा सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी। तो देखिए महेंद्र राज सभा की कार्यवाही की तामील के लिए इसके अंतर्गत 2 अन्य संस्थाओं का गठन भी किया गया। इजलास कामिल, इजलास कामिल क्या करती थी? संगीन दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निर्णय करती थी, जबकि जो इजलास मामूली थी वो क्या करती थी? देखिए 7 वर्ष तक की सजा वाले मामले अर्थात इस प्रकार के केस जिनमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, उस केस को मामूली केस समझा जाएगा और उसकी सुनवाई इजलास मामूली करेगा। दूसरा 5000 तक के जुर्माने वाले मामले या 5000 से जिनमें कम जुर्माना होगा, ऐसे केसों को मामूली केस समझा जाएगा। और 2 दर्जन तक कोड़े मारने वाले मामले तथा दीवानी मामलों में जिनमें 15000 या 15000 से कम का जुर्माना होता है, ऐसे केसों को भी मामूली केस समझा जाएगा। और इन केसों की सुनवाई कौन करेगा? महेंद्र राज सभा के अंतर्गत आने वाला इजलास मामूली इस प्रकार के केसों की सुनवाई करेगा। तो इस प्रकार से आप ये जो इजलास मामूली के अंतर्गत मामले देख रहे हैं, इन मामलों के अलावा जो भी मामला होगा वो संगीन मामला समझा जाएगा। और संगीन मामलों की सुनवाई कहां पर होगी? इजलास कामिल में होगी। जब महाराणा सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी, तो महाराणा सज्जन सिंह ने क्या प्रावधान किया था कि इजलास कामिल में कम से कम 10 सदस्यों का होना अनिवार्य रहेगा और इजलास कामिल के अध्यक्ष स्वयं मेवाड़ के महाराणा ही रहेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए इजलास कामिल के अध्यक्ष स्वयं महाराणा होते थे एवं इसमें कम से कम 10 सदस्य अनिवार्य थे। जबकि ये जो इजलास मामूली है, इजलास मामूली के लिए महाराणा सज्जन सिंह ने यह प्रावधान किया था कि इसमें कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 5 सदस्यों का होना अनिवार्य रहेगा। लेकिन इजलास मामूली में महाराणा का होना या ना होना अनिवार्य नहीं होगा। महाराणा के पास यदि टाइम होगा तो वे इसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, और अगर उनके पास समय नहीं है तो वे इसमें नहीं होंगे तो भी चलेगा। तो देखिए इजलास मामूली में कम से कम 5 सदस्य अनिवार्य थे, परंतु महाराणा का होना या ना होना अनिवार्य नहीं था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जब महाराणा सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी, तो महाराणा सज्जन सिंह ने क्या किया था? महेंद्र राज सभा की कार्यवाहियों की तामील के लिए इसके अंतर्गत 2 अन्य संस्थाओं का गठन भी किया था। अर्थात महेंद्र राज सभा की कार्यवाहियों की तामील अर्थात एक्शन के लिए इजलास कामिल और इजलास मामूली का भी गठन किया था। ठीक ऐसे ही जब महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास
की स्थापना की थी महेंद्र राज सभा से पहले। तो उस समय इजलास खास की कार्यवाही की तामील कौन किया करता था, तो महकमा खास किया करता था। इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, इससे पहले इजलास खास की कार्यवाही की तामील करवाने की जिम्मेदारी महकमा खास की होती थी। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराणा सज्जन सिंह के शासन काल में ही सन 1879 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मिस्टर विंगेट। मिस्टर विंगेट ने नए भू राजस्व बंदोबस्त का प्रबंध किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 1879 में महाराणा सज्जन सिंह के शासन काल में नया भू राजस्व बंदोबस्त मिस्टर विंगेट के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। हालांकि जो भू राजस्व बंदोबस्त होता है ये हर शासक के समय में अलग अलग अधिकारियों के द्वारा करवाया गया था। आपको ध्यान ये रखना है कि महाराणा सज्जन सिंह के समय में किस अधिकारी के द्वारा नया भू राजस्व बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अब देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने क्या किया था, 14 फरवरी 1878 के दिन अंग्रेजी सरकार के साथ में नमक समझौता कर लिया था और उसके बदले में अंग्रेजों ने महाराणा सज्जन सिंह को एक मुश्त 2 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 14 फरवरी 1878 को महाराणा सज्जन सिंह ने 2 लाख रुपए के बदले में अंग्रेजी सरकार के साथ में नमक समझौता कर लिया था। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखना कि 2 जुलाई सन 1877 में महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना भी की थी। तो इसका भी आप ध्यान रखना। देखिए, 2 जुलाई 1877 में महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी और इस सभा का मुख्य कार्य क्या था, तो देखिए, उस समय राजपूतों में, ब्राह्मणों में एवं महाजनों में विवाह के अवसर पर बहुत अधिक फिजूल खर्ची की जाती थी। उस फिजूल खर्ची को रोकना ही देश हितैषणी सभा का मुख्य कार्य था। और इन तीनों जातियों में अगर कोई वैवाहिक समस्या होती थी तो उन वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना भी देश हितैषणी सभा का मुख्य कार्य था। तो देखिए, लिखिए, राजपूतों, ब्राह्मणों एवं महाजनों में विवाह के समय फिजूल खर्च का प्रबंध करना एवं अन्य वैवाहिक समस्याओं का समाधान करना था। और जब महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह स्वयं इस सभा के अध्यक्ष बने थे और वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास को महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा का सदस्य नियुक्त किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह स्वयं इसके अध्यक्ष बने एवं कविराज श्यामल दास को सज्जन सिंह ने देश हितैषणी सभा का सदस्य बनाया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सज्जन सिंह के शासन काल में जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उदयपुर आया था और उदयपुर आकर के उसने महाराणा सज्जन सिंह को GCSI की उपाधि प्रदान की थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने उदयपुर आकर के महाराणा सज्जन सिंह को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया GCSI का खिताब प्रदान किया था। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा सज्जन सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान सन 1881 ईस्वी में मेवाड़ में जनगणना करवाई थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ में जनगणना करवाई थी। इस जनगणना को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि इस जनगणना में भीलों को सम्मिलित नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि भीलों को किसी ने इस प्रकार से बहका दिया था कि अंग्रेज सरकार और मेवाड़ राज्य मिलकर के भीलों की पत्नियों को छीन करके ले जाएंगे और बाद में उनको तोला जाएगा और उनको तोलने के बाद में जो पतला भील होगा उसको तो पतली स्त्री समलाई जाएगी और जो मोटा भील होगा उसको मोटी स्त्री दी जाएगी। तो सबकी पत्नियों की अदला बदली कर दी जाएगी। इसीलिए भील इस जनगणना में सम्मिलित नहीं हुए। जब कभी भी मेवाड़ के अधिकारी जनगणना करने के लिए भीलों के कबीले में जाते थे तो भील कहीं पर भाग जाते थे। तो इसीलिए भीलों का केवल और केवल इस जनगणना में अंदाजा लगाया गया था। प्रति घर के हिसाब से 4 भील मान लिए गए थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक बात का और ध्यान रखना, महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी। उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था सज्जन यंत्रालय और सज्जन यंत्रालय में जो साप्ताहिक एक पत्र निकलता था उस पत्र को कहा जाता था सज्जन कीर्ति सुधारक। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी या छापखाने की स्थापना की थी, विशेष तौर पे ध्यान रखना। और इस प्रिंटिंग प्रेस से जो समाचार पत्र निकला करता था उसका क्या नाम था? सज्जन कीर्ति सुधारक। और सज्जन कीर्ति सुधारक मासिक या दैनिक समाचार पत्र नहीं था बल्कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में अपने नाम पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया था। उस अस्पताल का नाम था सज्जन अस्पताल।
शासनकाल। इसके अलावा महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में उदयपुर में एक अंग्रेज अधिकारी रहा करता था, उसका नाम था कर्नल वोल्टर। कर्नल वोल्टर के नाम पर, कर्नल वोल्टर के सहयोग से महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में एक महिला अस्पताल का निर्माण भी करवाया था। उस महिला अस्पताल का नाम था कर्नल वोल्टर कृत जनाना अस्पताल। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने अपने नाम से सज्जन अस्पताल बनवाए एवं कर्नल वाल्टर के नाम पर वाल्टर कृत जनाना अस्पताल अर्थात महिला अस्पताल का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी लेखक थे, इनके समकालीन थे। और महाराणा सज्जन सिंह ने कविराज श्यामल दास को वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने वीर विनोद की रचना के लिए कविराज श्यामल दास को 1 लाख रुपए देकर के नियुक्त किया था। और वीर विनोद की रचना के लिए कविराज श्यामल दास ने उदयपुर में इतिहास कार्यालय की स्थापना भी की थी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए, इस कार्य के लिए कविराज श्यामल दास द्वारा उदयपुर में इतिहास कार्यालय की स्थापना की गई थी। पिछली क्लास में हमने क्या देखा है कि महाराणा शंभू सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान उदयपुर में इतिहास विभाग की स्थापना की थी, जबकि कविराज श्यामल दास ने किसकी स्थापना की है? इतिहास कार्यालय की। इतिहास विभाग अलग बात है, जबकि इतिहास कार्यालय अलग बात है। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि कविराज श्यामल दास को महाराणा सज्जन सिंह ने ही कविराज की उपाधि प्रदान की थी। तो बार बार इनको कविराज बोला जाता है, वो उपाधि महाराणा सज्जन सिंह ने इनको दी थी। तो देखिए, श्यामल दास को कविराज की उपाधि महाराणा सज्जन सिंह ने ही दी थी। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि महाराणा सज्जन सिंह को कविताओं का बड़ा शौक था और अपने इसी शौक के चलते हुए महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर में प्रत्येक सोमवार को कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया करते थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, अपने विद्या अनुराग के कारण महाराणा सज्जन सिंह प्रत्येक सोमवार को उदयपुर में कवि सम्मेलन का आयोजन भी करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने इस कवि सम्मेलन में महाराणा सज्जन सिंह ने कई बार भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं दयानंद सरस्वती को भी आमंत्रित किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस कवि सम्मेलन में महाराणा सज्जन सिंह ने भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं दयानंद सरस्वती को भी बुलाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा सज्जन सिंह ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर के, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, उस आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा के सभापति का पद भी धारण किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर महाराणा सज्जन सिंह ने आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा के सभापति का पद भी धारण किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दयानंद सरस्वती को लेकर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती किस वर्ष आए थे? तो कब आए थे? सन 1865 में आए थे। और कहां पर आए थे? करौली में आए थे, करौली के राजकीय अतिथि के रूप में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। और यहां पर आप इस बात का ध्यान भी रखना कि 1865 के बाद में सन 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती दोबारा राजस्थान में आए थे। और दोबारा से कहां पर आए थे? भरतपुर में, भरतपुर के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। और भरतपुर से ही प्रथम बार स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर गए थे महाराणा सज्जन सिंह के पास में। तो देखिए, राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरी बार 1881 में भरतपुर आए थे एवं 1881 में ही भरतपुर से पहली बार उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह के पास में पहुंचे थे। लेकिन जब 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर गए थे तो ये वहां पर ज्यादा समय तक नहीं रुके थे। लेकिन 1881 के 1 वर्ष के बाद में 1882 में 11 अगस्त 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरी बार उदयपुर आए थे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, 11 अगस्त 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरी बार उदयपुर आए थे। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरी बार उदयपुर आए तो इस यात्रा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? उदयपुर में रहते हुए अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की रूपरेखा लिखी थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अपनी इस दूसरी यात्रा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की भूमिका भी लिखी थी। और इसी के साथ में सन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना भी करी थी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, 1883 में उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए,
मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल से संबंधित है, तो आप इनको इंटर रिलेट कर सको, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये सब कुछ बता रहा हूँ। अब देखिए महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा सज्जन सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में कानून नंबर 1 लागू किया था, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए राज्य में सुप्रबंध के लिए महाराणा सज्जन सिंह ने कानून नंबर 1 लागू किया था। ये कानून नंबर 1 क्या था कि मेवाड़ में जितना भी बिजनेस था, जितने भी कारोबार थे, उन सभी कारोबारों को महाराणा सज्जन सिंह ने 2 संस्थाओं के अधीन कर दिया था, महकमा खास और महेंद्र राज सभा के अंतर्गत। तो देखिए लिखिए, इस कानून के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कारोबार को अर्थात बिजनेस को 2 संस्थाओं महेंद्र राज सभा एवं महकमा खास में बांट दिया गया था। और देखिए महकमा खास के अंतर्गत तो ये सारे कारोबार आया करते थे, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ लीजिएगा। और महेंद्र राज सभा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आया करते थे, एक बार इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो आपको अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा सज्जन सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने समय में मेवाड़ में या उदयपुर में पुलिस में एक एसपी को नियुक्त किया था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नियुक्त किया था, उसका नाम था अब्दुल रहमान। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा सज्जन सिंह ने पुलिस की व्यवस्था करके अब्दुल रहमान खान को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एसपी नियुक्त किया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। महाराणा सज्जन सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनके जो टीचर थे वो कौन थे, भरतपुर के वकील जानी बिहारी लाल। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा सज्जन सिंह के शिक्षक भरतपुर के वकील जानी बिहारी लाल थे। और महाराणा सज्जन सिंह ने शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या सुधार किए, महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में या मेवाड़ में एजुकेशन कमेटी का गठन किया था, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए महाराणा सज्जन सिंह ने एजुकेशन कमेटी का गठन करके उदयपुर में क्या किया था, हाई स्कूल का निर्माण किया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था, ब्रह्मपुरी का निर्माण किया था। तो देखिए इस बात का भी आप ध्यान रखना, हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय, कन्या पाठशाला एवं ब्रह्मपुरी की स्थापना भी करवाई थी। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि महाराणा सज्जन सिंह ने क्या किया था कि मेवाड़ का जो पहाड़ी प्रदेश है, उस पहाड़ी प्रदेश के सुप्रबंध के लिए सैलकांतर संबंधनी सभा की स्थापना भी की थी। तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इस बात का भी। महाराणा सज्जन सिंह ने पहाड़ी प्रदेश के अच्छे प्रबंधन के लिए सैलकांतर संबंधनी सभा की स्थापना भी की थी। तो इस बात का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि महाराणा सज्जन सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ में चेचक बीमारी के लिए चेचक के टीकाकरण की शुरुआत भी की थी। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ में चेचक के टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की थी। आजकल तो चारों तरफ वैसे ही कोरोना फैला हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है, पहले पूछा भी गया है कि मेवाड़ में चेचक टीकाकरण का अभियान किसने चलाया था, तो किसने चलाया था, महाराणा सज्जन सिंह ने। इसके अलावा एक और बात का आप ध्यान रखना कि मेवाड़ में या उदयपुर में जो जयसंबंध झील बनी हुई है, जयसंबंध झील के आगे या उसकी सुरक्षा के लिए महाराणा सज्जन सिंह ने एक और बांध का निर्माण करवाया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए जयसंबंध झील की सुरक्षा के लिए उसके आगे 1300 फुट लंबे एक और बांध का निर्माण करवाया था, किसने, महाराणा सज्जन सिंह ने। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल के दौरान सन 1875 में जो ब्रिटेन का राजकुमार था एडवर्ड अल्बर्ट, वो भारत की यात्रा पर आया था। और उसके स्वागत के लिए जो उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल हर्बर्ट ने क्या किया था, महाराणा सज्जन सिंह से आग्रह किया था कि आप बंबई जाकर के उनका स्वागत करिए। तब महाराणा सज्जन सिंह इस शर्त पर बंबई गए थे कि जो मेरी बैठक होगी वहां पर, वो केवल और केवल हैदराबाद का जो निजाम होगा वही मेरे से ऊपर बैठ सकता है, बाकी और की कोई भी मेरे से ऊपर नहीं बैठेगा। इसी शर्त पर महाराणा सज्जन सिंह बंबई गए थे। लेकिन जब महाराणा सज्जन सिंह बंबई पहुंचे तो इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि इनकी बैठक कई राजाओं के नीचे थी, इसीलिए महाराणा सज्जन सिंह बंबई पहुंचकर भी उस दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए 8 नवंबर 1875 को इंग्लैंड का राजकुमार एडवर्ड अल्बर्ट भारत की यात्रा पर आया था। उसके स्वागत के लिए मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल हर्बर्ट ने महाराणा सज्जन सिंह से बंबई जाने का आग्रह किया। तब महाराणा सज्जन सिंह इस शर्त पर बंबई गए थे कि दरबार में उनकी बैठक केवल हैदराबाद के निजाम की बैठक से नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सज्जन सिंह से ऊपर केवल हैदराबाद का निजाम ही बैठ सकता है और कोई भी नहीं बैठेगा। परंतु
परंतु क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस शर्त का पालन नहीं किया। इसीलिए महाराणा सज्जन सिंह ने बंबई जाकर भी दरबार की बैठक में भाग नहीं लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि भविष्य में जब कभी भी अंग्रेज अपना दरबार आयोजित करते थे तो उस दरबार में राजाओं को रैंक के आधार पर बैठाने की जो परंपरा थी उसको खत्म कर दिया गया और प्रांतवार बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी। तो उसमें क्या था, कोई राजा किसी के ऊपर नहीं बैठता था, कोई राजा किसी के नीचे नहीं बैठता था। तो देखिए भविष्य में अंग्रेजों ने अपने दरबार में राजाओं के ओहदे के स्थान पर प्रांतवार बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी। तो यहां पर आपके लिए काम की बात यह नहीं है, बल्कि आपके लिए काम की बात क्या है कि जब 1875 में इंग्लैंड का राजकुमार एडवर्ड अल्बर्ट भारत की यात्रा पर आया था तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड नाथन बुक्र। लॉर्ड नाथन बुक्र भी इस समय एडवर्ड अल्बर्ट का स्वागत करने के लिए बंबई गया हुआ था। और जब लॉर्ड नाथन बुक्र को पता चला कि महाराणा सज्जन सिंह ने नाराज होकर के इस दरबार में भाग नहीं लिया है तो महाराणा सज्जन सिंह को मनाने के लिए लॉर्ड नाथन बुक्र बंबई से लौटते समय उदयपुर में आया था महाराणा सज्जन सिंह के पास में। तो इस प्रकार से लॉर्ड नाथन बुक्र सन 1875 में उदयपुर आने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड नाथन बुक्र था और बंबई से लौटते समय गवर्नर जनरल लॉर्ड नाथन बुक्र उदयपुर आया था। इस प्रकार गवर्नर जनरल लॉर्ड नाथन बुक्र पहला गवर्नर जनरल था जो उदयपुर आया था। देखिए अभी हमने लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा है, लेकिन लॉर्ड रिपन कब आया था, लॉर्ड रिपन 1881 में आया था। तो इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए 1881 में कौन आया था, लॉर्ड रिपन। जबकि उदयपुर आने वाला या मेवाड़ आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड नाथन बुक्र था। तो इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कालक्रम थोड़ा आगे पीछे है क्योंकि थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा देखो आपको जो अगली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में ही जो महाराणा राज सिंह प्रथम ने नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था उसके जो महंत थे गोस्वामी गिरधर लाल ने विद्रोह कर दिया था और नाथ द्वारे मंदिर का अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया था। इसीलिए महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में जो रीजेंसी काउंसिल थी, रीजेंसी काउंसिल ने महंत गिरधर लाल को मथुरा भेज दिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में ही नाथ द्वारे के महंत गोस्वामी गिरधर लाल ने विद्रोह करके अपने आप को मंदिर का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया था। तब रीजेंसी काउंसिल ने गिरधर लाल को मथुरा भेज करके मंदिर को अपने अधिकार में ले लिया था। देखो मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह के समय में रीजेंसी काउंसिल ने कब काम किया था, महाराणा सज्जन सिंह के शुरुआती इतिहास में जब वे नाबालिग थे। तो शुरुआत की घटना है, लेकिन अब ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं, इसीलिए मैंने इसको आखिरी में रखा है। कालक्रम थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, आप कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा देखिए आप छोटी सी बात का और ध्यान रख सकते हैं कि जब महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ के शासक बने थे उसके बाद में सन 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में दरबार आयोजित किया था। क्यों? क्योंकि उस समय महारानी विक्टोरिया ने, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। उस दरबार के बाद में महाराणा सज्जन सिंह की व्यक्तिगत तोपों की सलामी बढ़ा करके 21 कर दी गई थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार के बाद में महाराणा सज्जन सिंह की व्यक्तिगत सलामी, ना कि मेवाड़ के महाराणा की व्यक्तिगत सलामी 21 तोपों की कर दी गई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं महाराणा सज्जन सिंह ने जो मेवाड़ में कुछ निर्माण करवाए थे उनके बारे में। तो देखिए जयपुर में एक उद्यान आता है, उस उद्यान को कहा जाता है रामनिवास बाग। महाराणा सज्जन सिंह ने जयपुर के रामनिवास बाग की तर्ज पर उदयपुर में एक बाग का निर्माण करवाया था, एक उद्यान का निर्माण करवाया था। उस उद्यान को कहा जाता है सज्जन निवास बाग। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में जयपुर के रामनिवास बाग की तर्ज पर सज्जन निवास बाग का निर्माण भी करवाया था। और इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि उदयपुर में एक पहाड़ी क्षेत्र आता है, उस पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है बांसदरा की पहाड़ियां। बांसदरा की पहाड़ियों पर महाराणा सज्जन सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और उस दुर्ग को कहा जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सी पहाड़ियों पर? बांसदरा की पहाड़ियों पर। देखिए महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में बांसदरा की पहाड़ियों पर सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। परंतु इसका कार्य महाराणा फतेह सिंह, जो कि महाराणा सज्जन सिंह के बाद में मेवाड़ के महाराणा बनेंगे, महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ था।
और इस सज्जनगढ़ दुर्ग को, ना कि सज्जनगढ़ पैलेस को, सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना। देखिए, सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि महाराणा सज्जन सिंह ने ही उदयपुर में ही, ये तो क्या हुआ, सज्जनगढ़ दुर्ग हो गया, एक महल का निर्माण भी करवाया था। उस महल को कहा जाता है सज्जनगढ़ पैलेस। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना विशेष तौर पे। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने ही सज्जनगढ़ पैलेस या सज्जनगढ़ महल का निर्माण भी करवाया था। और इसी सज्जनगढ़ पैलेस या सज्जनगढ़ महल को वाणी विलास पैलेस या वाणी विलास महल भी कहा जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, सज्जनगढ़ पैलेस को या सज्जनगढ़ महल को ही सज्जन वाणी विलास पैलेस या सज्जन वाणी विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। उस पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय। और महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना करके कविराज श्यामल दास को उसका अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी एवं कविराज श्यामल दास को इसका अध्यक्ष भी बनाया था। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान भी रखना कि महाराणा सज्जन सिंह ने पिछोला झील में बने हुए जग निवास या जगत निवास महलों में, ना कि जग मंदिर महलों में, जग निवास या जगत निवास महलों में महाराणा सज्जन सिंह ने अपने नाम से सज्जन निवास भवन का निर्माण भी करवाया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने पिछोला झील में बने हुए जग निवास या जगत निवास महल में अपने नाम पर सज्जन निवास भवन का निर्माण भी करवाया था। और इसके अलावा इस बात का ध्यान भी रखना कि उदयपुर में जो राजमहल बने हुए हैं, उन राजमहलों में महाराणा सज्जन सिंह ने एक विशाल बुर्ज का निर्माण भी करवाया था। उस बुर्ज को कहा जाता है शिव निवास। तो शिव निवास का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। लेकिन महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में शिव निवास का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए, उदयपुर के राजमहलों में महाराणा सज्जन सिंह ने एक विशाल बुर्ज का निर्माण भी शुरू करवाया था जिसका नाम शिव निवास है, परंतु इसका कार्य महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने क्या बात करी है कि महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में सज्जन निवास बाग का निर्माण करवाया था। ठीक ऐसे ही महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में एक और बाग का निर्माण करवाया था। उस बाग को कहा जाता है गुलाब बाड़ी। गुलाब बाड़ी उदयपुर का बहुत प्रसिद्ध बाग है, बहुत प्रसिद्ध उद्यान है। ऐसा कहा जाता है कि उस उद्यान के गुलाब बाड़ी बाग के जो गुलाब के फूल होते हैं बड़े बड़े होते हैं और अपने आकार के कारण प्रसिद्ध है। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में गुलाब बाड़ी उद्यान का निर्माण भी करवाया था। इस उद्यान के गुलाब के फूल अपने बड़े आकार के कारण प्रसिद्ध हैं। तो यह था महाराणा सज्जन सिंह का संपूर्ण इतिहास। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।